हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो बहुत लंबा ना हो तो मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया है 3 भागों में और 3 वीडियो इसकी आएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। जो आज की वीडियो आएगी जिसमें मैं आज कवर करूँगी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का नेचर वर्सेस नर्चर कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे हेरिडिटी की मीनिंग, जिसमें हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा, उसमें हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट और फिजिकल फोर्सेस और सोशल फोर्सेस की बात करेंगे। और जो इस टॉपिक का तीसरा वीडियो आएगा, इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन लर्नर्स, या अगर इसको दूसरी भाषा में बोले तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो तो इसको हम राइट अवे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो एक बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम शिक्षक बनने जा रहे हैं और हम भविष्य में प्राइमरी, जूनियर, या आप कह सकते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, हम हर तरह के बच्चों को, हर स्टेजेस के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए एज अ टीचर हमें इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है और इसका एक बच्चे के डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है। और एज अ टीचर हम अगर इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, इस टॉपिक को हम जानते हैं, तो वो एज अ टीचर हमें किस तरह से बेनिफिट करेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी दैट इज़ नेचर एंड एनवायरनमेंट दैट इज़ नर्चर। ठीक है, तो ये दोनों जो भी वर्ड है ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेचर वर्सेस नर्चर में नेचर क्या है, तो आप मार्क करेंगे नेचर इज़ हेरिडिटी, नर्चर क्या है तो नर्चर आपका एनवायरनमेंट है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों ही शब्द एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, जहाँ कहीं भी अगर नर्चर वर्ड आ रहा है दैट मीन्स एनवायरनमेंट, ठीक है, और जहाँ कहीं भी नेचर वर्ड आ रहा है दैट मीन्स हेरिडिटी। और सबसे पहले एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लेते हैं। नेचर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेचर रेफर्स टू ऑल ऑफ द जीन्स एंड हेरिडिटी फैक्टर्स। ठीक है, तो नेचर क्या है, नेचर मीन्स हेरिडिटी। तो नेचर कहिए चाहे हेरिडिटी कहिए, बात सेम है। तो जो नेचर क्या है, जो जीन्स के थ्रू, जो इनहेरिटेंस के थ्रू, जो हमारे पेरेंट्स से या हमारे फोर फादर एंसेस्टर्स से जो जीन के फॉर्म में ट्रांसफ़र होकर एक बच्चे तक पहुँचता है, तो वो क्या है, हेरिडिटी या नेचर। अगर उसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी एक बच्चे का जो फिज़िकल अपीयरेंसेस है, जैसे आइज़ है, जैसे फेस का स्ट्रक्चर है, जैसे हेयर है, तो जितने भी फिज़िकल अपीयरेंसेस आते हैं वो बच्चे को कहाँ से मिलते हैं, या तो पेरेंट्स से मिलते हैं या अपने एंसेस्टर्स, फोर फादर्स से मिलते हैं। उसके बाद अगर हम नर्चर या एनवायरनमेंट की बात करें तो नर्चर इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है, अब ये आफ्टर कंसेप्शन क्या है इसको हम डिटेल में जब एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत आसान बात है, ये समझिए कि नर्चर रेफर्स टू ऑल द इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल के वेरिएबल्स हैं जिसका एक बाहरी प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, वो आपका आ जाएगा नर्चर में। ठीक है, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा नर्चर में, तो किस तरह से हम पले बड़े होते हैं, किस तरह से हमारा सोशल रिलेशनशिप है, क्या कल्चर है, ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, एनवायरनमेंट में आएंगे, नर्चर में आएंगे। ये सारे फैक्टर्स भी एक बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई थिंक आपको नेचर और नर्चर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नेचर और नर्चर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से बच्चे के विकास में हेल्प करता है, ये हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी को हिंदी में आनुवंशिकता भी बोलते हैं, वंशानुक्रम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि बेसिक भाषा में अगर बोला जाए तो जो हमारे जीन्स हैं, व्हेन आवर जीन्स आर ट्रांसफर टू आवर चिल्ड्रेन, वो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। अगर एक बहुत बेसिक भाषा में बोला जाए, जो हमारे जीन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए। ठीक है,
इसमें आप लोगों ने 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे 23 क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं, ठीक है। तो मदर से 23 मदर हो गए, फादर हो गए, तो मदर से 23 पेयर मिलेंगे, फादर से 23 पेयर मिलेंगे, ठीक है। दोनों मिलके आपका हो गया 46। तो इसमें क्या हो गया कि जो आपके 22 पेयर होते हैं वो माता और पिता दोनों में बराबर होते हैं, जिनको ऑटोसम भी कहते हैं। और जो 23rd जो 23वां पेयर होता है, इससे बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है। यस, तो हम लोग कहाँ थे, सॉरी फॉर ट्रबल। जो हम क्या बता रहे थे, जो मदर है, जो फादर है, मदर है, फादर है, तो उसमें क्या हो गया कि आपका यहाँ पे आ गया 23 पेयर, फादर से आपका आ गया 23 पेयर, ठीक है। तो इसमें जो आपके 22 पेयर होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसम। जो आपका 23rd पेयर होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जो हेरिडिटी में एक बेसिक बात है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम का 23rd पेयर होता है वो बच्चे के जेंडर को डिसाइड करता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाता है कि फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि जॉन ग्रेगर मेंडल हैं, वो फादर ऑफ हेरिडिटी उनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों पर उन्होंने रिसर्च किया था और उसमें उन्होंने यही पाया था कि उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो डॉर्मेंट है, कुछ फैक्टर्स हैं आपके डॉर्मेंट है, कुछ फैक्टर है रिसेसिव है। तो जो डॉर्मेंट फैक्टर हैं, जो रिसेसिव फैक्टर हैं, तो उसमें से कुछ फैक्टर ऐसे हो गए कि जो डॉर्मेंट फैक्टर हो गए वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट जनरेशन में आपके रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो आपके आगे जाके सेकेंड जनरेशन में रिफ्लेक्ट होंगे। और जो रिसेसिव फैक्टर है वो आपके फर्स्ट जनरेशन में रिफ्लेक्ट होंगे। तो इस तरह से उन्होंने शोध किया था और पाया था कि हेरिडिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू डगलस एंड हॉलैंड, वंस हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शंस और कैपेसिटीज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, अदर एंसेस्ट्री और स्पीसीज़। तो इसमें ये जो कोट है इनका, ये ऑथर है, इनका कोट है, इसको आप याद करके लर्न करके जब भी हेरिडिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें आगे जो भी आपकी हेरिडिटी में क्या हो गया, जो भी आपकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कुछ आपको अपने पेरेंट से मिलता है या अपने फोरफादर या अपने एंसेस्टर से मिलता है, वो आपका हेरिडिटी के अंदर आएगा। हेरिडिटी इन्फ्लुएंस मेनी ट्रेड्स सच एज। अब हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, उसमें देखिए कि हेरिडिटी आपका आँखों का कलर होता है वो आपका हेरिडिटी से आता है, जो आपकी हाइट है वो आपकी हेरिडिटी से आती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर माता पिता दोनों की हाइट बहुत अच्छी है तो बच्चे की भी हाइट अच्छी होती है। ससेप्टिबिलिटी टू स्पेसिफिक डिजीज़ेस, बहुत सारे डिजीज़ेस ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से वो ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक तरह से ये सारे तो चलिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये आपका एक निगेटिव इन्फ्लुएंस है, पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हेरिडिटी रेफर्स टू अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ चाइल्ड रिसीव्स द ट्रेट ऑफ हिज एंसेस्टर्स, ठीक है, थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ पर्टिकुलर जीन्स टू हिम और हर बाय हिज इमीडिएट पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन के टाइम पे ही हेरिडिटी एक आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो जीन्स हैं, एंसेस्टर से जीन्स डायरेक्ट तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे सेकेंड जनरेशन के पास। एंसेस्टर से जो जीन्स है वो सबसे पहले इमीडिएट पेरेंट्स के पास ट्रांसफ़र होंगे, उसके बाद इमीडिएट पेरेंट्स से वो बच्चे तक ट्रांसफ़र होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Dissimilarities between the child and his or her immediate parent may arise on account of the fact that the child may inherit some characteristic of her ancestors through the inherited genes। अब यहाँ पे क्या है कि कई बार क्या होता है कि माता पिता दोनों लंबे हैं बट बच्चे की हाइट छोटी हो गई,
ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिससिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी कि अरे ये ऐसा कैसे हो गया। तो उस समय क्या है कि वही बात है कि इमीडिएट पेरेंट्स से जीन्स ट्रांसफ़र ना हो करके उनके पास जो डॉर्मेंट जीन्स हैं, जो आपके फोर फादर्स हैं, वो आपके ट्रांसफ़र होते हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस का, उसको हम एक बार देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बारी आपने देखा होगा तो यहाँ पे जो आइडेंटिकल ट्विन का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, जो आपका आइडेंटिकल ट्विन का कॉन्सेप्ट है, फ्रेटर्नल ट्विन का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे। जो आपका आइडेंटिकल ट्विन है, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन में क्या होता है, बोथ कैरी एग्जैक्टली सेम जीन्स। तो इसमें क्या होगा कि जो ट्विन्स का फॉर्मेशन होगा, उसमें क्या होगा कि जो दोनों भ्रूण हैं, वो उनमें जो जीन्स हैं वो आपके सेम होंगे। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, बोथ आर डेफिनेटली ऑफ द सेम सेक्स। दोनों बच्चे जो होंगे वो आपके सेम सेक्स के होंगे। अगर फ्रेटर्नल ट्विन की बात करते हैं तो इसको ऑल्सो नोन एज नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। एंड पॉइंट नंबर 2 देखिए, नॉट नेसेसरीली बिलोंग्स टू द सेम सेक्स। तो चलिए हम एक पिक्चर के फॉर्म से हम आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स में डिफरेंस को हम समझते हैं कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विन है वो फ्रेटर्नल ट्विन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आइडेंटिकल ट्विन्स है उसमें से वन एग जो होता है जो माता से आता है और एक स्पर्म जो पिता से आता है। तो वन एग जो वन स्पर्म की जब मैटिंग होती है तो उसके बाद आपका बन जाता है फर्टिलाइज्ड एग। तो अब फर्टिलाइज्ड एग कैसे बना, वन एग और वन स्पर्म से बना। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो स्प्लिट होता है 2 भागों में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको आता है कि मन में सवाल आइडेंटिकल ट्विन कैसे हैं, तो जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो आपका किससे हुआ है, वन एग और वन स्पर्म से हुआ है। उसके बाद आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आपका स्प्लिट होता है 2 भागों में, और उसके बाद आपके 2 एम्ब्रियोज बनते हैं, और उसके बाद आपके आइडेंटिकल ट्विन्स का फॉर्मेशन होता है। आइडेंटिकल ट्विन्स यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन एग और वन स्पर्म का रोल है। ठीक है, अगर फ्रेटर्नल ट्विन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो 2 हो गया, 2 एग हो गया माता से आएगा और 2 अलग अलग स्पर्म पिता से आता है, और उसके बाद यहाँ पे आपके फर्टिलाइजेशन अलग अलग होता है, 2 फर्टिलाइजेशन अलग अलग होता है। तो इस केस में आपके जो 2 एम्ब्रियोज बनेंगे उसमें डिससिमिलैरिटीज़ होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एम्ब्रियोज आपके सेम सेक्स के हों, बट अगर आइडेंटिकल ट्विन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके, क्योंकि एक ही फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट हुआ है 2 भागों में, तो इसलिए वहाँ पे आपके जो भी ट्विन्स होंगे वो आपके दोनों सेम सेक्स के होंगे। तो आई होप आपको ये इस डायग्राम के फॉर्मेट से आपको ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइडेंटिकल ट्विन एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स में अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पिक्चर के फॉर्मेट में समझाया है। और अगर हम पिक्चर के फॉर्म में कोई चीज़ों को समझते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे दिमाग में वो बनी रहती हैं और हम उसको जल्दी भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं, हेरिडिटी इज़ अ साइंस वेयर वी स्टडी द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो जो बच्चे के विकास के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसमें हेरिडिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में अगर हेरिडिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग में अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप यहाँ पे एक और हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। मैंने यहाँ पे इसको मैं ऐड नहीं कर पाई, बट अभी मुझे याद आया। तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी में अगर बहुत लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आप उसको पॉइंट वाइज, जो मैं अभी जो भी पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप उसी को हेडिंग डाल के नीचे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ पॉइंट डाल देते हैं। अगर हम पॉइंट 1 की बात करें तो यहाँ पे आप पॉइंट 1 में ये लिखेंगे कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी से जो एक बच्चा है उसके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है वो आपका डिसाइड होता है। तो ये एक हुई इम्पॉर्टेंस हेरिडिटी की। दूसरी इम्पॉर्टेंस की बात अगर करें तो
जो बच्चे का स्ट्रक्चर है, जो भी वो जीन्स के थ्रू जो क्वालिटी बच्चे के अंदर माता पिता से आती है, वो चीज़ें एक टीचर के लिए कितनी उपयोगी हैं, वो एक टीचर को ये समझने में मदद करती हैं कि हर बच्चा किस तरह से हेरिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। तो इस तरह से वो उस बच्चे को समझने में एक टीचर को हेल्प करती है। तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये चीज़ें हेल्प करती हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि हेरिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बॉयज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनमें किस तरह से डिफरेंसेस है और उन चीज़ों को पॉजिटिवली हमें कैसे इनकलकेट करना है। ठीक है, उसके बाद आप चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं एक बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, जो हेरिडिटी के थ्रू उसको मिलती है, वो हेरिडिटी से ही पता चलती है कि उस बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है। जैसे अगर देखा जाए कि माता पिता बहुत ही ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, तो वो क्वालिटी जीन्स के थ्रू बच्चों में भी आती है। ठीक है, ऑल्दो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू उसको निगेट किया जा सकता है। ये जब हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊँगी कि किस तरह से अगर हेरिडिटी के थ्रू एक बच्चा है, उसको बहुत अच्छे जीन्स नहीं मिल पाए हैं, बट फिर भी अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पॉजिटिव रहते हैं तो वो बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने हेरिडिटी की बात की मोस्ट स्पेसिफिकली, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगी। तो और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पे हेरिडिटी का मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में डिस्कस किया और फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में डिस्कस किया। इसमें आप बहुत तरह से एग्जांपल भी जैसे हेरिडिटी में ले सकते हैं कि जैसे बहुत सारे जीन्स होते हैं वो डॉर्मेंट होते हैं, वो हमारे एंसेस्टर से मिलते हैं, वो हमारे सेकेंड जनरेशन में हमें दिखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हैं कि जैसे बहुत तेज़ बुद्धि वाले माँ बाप, जो मैंने अभी बताया कि बहुत तेज़ बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे भी कम बुद्धि के हो सकते हैं। और अगर तो इस तरह से आप डिफरेंसेस के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और मैंने जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया वो नेचर नर्चर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो सच में अच्छा लगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मुझे इस वीडियो को काफ़ी बार पॉज करना पड़ा क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी शोर आ रहा था, तो इसलिए मुझे वीडियो को बीच में पॉज करना पड़ा, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद जो तीसरा वीडियो आपका आएगा, इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन लर्नर्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, प्लीज़ लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको सारे वीडियो के अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।